नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज का यह 6वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। यहाँ पर आपको 4 विचारधाराएं दी गई हैं। उनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। आपके ऑप्शन हैं अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या फिर साम्यवादी। तो इसका सही जवाब होगा सी, आदर्शवादी। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई तथा व्यक्तिवादी इसे आवश्यक बुराई मानते हैं। साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, लेकिन समाजवाद की स्थापना के लिए इसकी भूमिका को स्वीकार भी करते हैं। आदर्शवादी राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं और यहाँ तक कि वे राज्य को माध्यम घोषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर विधि के लिए संगठित जनता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम या फिर डाइसी। तो सही जवाब आपका होगा ए, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने रूसो और हीगल जैसे आदर्शवादी विचारकों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। तो सही जवाब आपका होगा सी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 2 सूची दी गई है, एक को दूसरे के साथ मैच करवाना है। एक तरफ विचारक और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो जब इस सूची को आप मैच कराएंगे तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, 4312। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर पुस्तक और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो इस जब सूची को आप मैच कराएंगे तो सही आंसर आपका होगा बी, 3214। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन संबंधित है हीगल से। विकल्प आपका इसमें डी सही होगा। राज्य परम विवेक या परम चैतन्य का मूर्त रूप है, वह धरती पर ईश्वर की यात्रा है। राज्य साध्य है, व्यक्ति उसका साधन है। राज्य की आज्ञा के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नांकित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप में लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसका सही जवाब होगा बी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह किसके शब्द हैं। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यह कथन है विलोवी का। विकल्प संख्या इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बहुलवादी चिंतक राज्य को किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो सही जवाब आपका होगा समुदायों का समुदाय। क्वेश्चन नंबर 11 में है, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो राज्य के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो है आर्थर बेंटले। विकल्प इसमें आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन संबंधित है लास्की से। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किसके जरिए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। विकल्प आपका सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन जो है वो है कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो सही जवाब होगा कांट। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, अर्नेस्ट बार्कर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, समानता के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो समानता के कौन कौन से इसमें लक्षण होते हैं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। 4 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद कूट की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 में है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये पुस्तक लिखा है आइजिया बर्लिन। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन था? तो वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक जो है वो है अरस्तु। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पर एक सूची में आपको कथन दिए गए हैं, दूसरी सूची में आपको विचारकों के नाम दिए गए हैं। दोनों को आपको मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद जो आपका सही जवाब होगा वो होगा डी, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 21 में है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो 20वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक जो नहीं है वो है मैकाइवर। विकल्प आपका डी सही होगा। लॉक जो है परंपरागत उदारवाद का जनक था। नोजिक और ओक्सशॉट प्रमुख नव उदारवाद चिंतक हैं। परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद में रखा जाता है क्योंकि ये राज्य के निषेधात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं। मैकाइवर, हाबहाउस, लास्की इत्यादि सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखा है? तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो है लॉक। विकल्प आपका बी सही होगा। 1690 में लॉक की महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। 1689 में फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन सहिष्णुता पर प्रथम पत्र, और 1690 में सेकंड लेटर ऑन टॉलरेंस, और 1692 में थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं कार्ल पापर। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 24 में है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा आपका सी, C.B. मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ल मार्क्स की निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1884। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। तो सही जवाब होगा डी, शैबाइन। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि शैबाइन ने लिखा था कि संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतः हॉब्स का नाम जुड़ा हुआ है वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का ही एक आवश्यक पूरक तत्व है। वेपर ने कहा कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स जो प्रायः निरंकुश शासनवादी माना जाता है शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 27, समाजवाद का विशिष्ट घटक कौन सा है? तो इसमें समाजवाद का जो विशिष्ट घटक है वो है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व।
क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? तो मार्क्सवाद का अंग जो नहीं है वो है कल्याणकारी राज्य। विकल्प आपका बी सही होगा। आपको बता दें कि मार्क्सवाद के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघ का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सकारात्मक उदारवाद के साथ जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद जो है वो श्रमिक संघवाद को कहा जाता है। विकल्प आपका बी सही होगा। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधिक्यवाद या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ। मूलतः यह फ्रांसीसी श्रम आंदोलन की एक धारा थी जिसके अनुसार श्रम संगठन और उनके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम कौन सा था? सही जवाब होगा रौलेट सत्याग्रह। चूंकि आपको पता है कि 1970 और 1918 के आरंभ में गांधी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा में हिस्सा लिया। ये तीनों संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। फरवरी 1919 में गांधी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन इसके बाद 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है। किस प्रकार से, वो व्यवस्था आपको बतानी है। सही जवाब होगा ए, द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 में है, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है? सही जवाब होगा महात्मा गांधी का। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यह अभिधारणा किसने प्रतिपादित किया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती हैं? सही जवाब आपका होगा ए, एम डुअर्जर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, 2 सूची दिया गया है। एक सूची में आपको सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी सूची में आपको विचारकों के नाम हैं। दोनों सूचियों को जब आप मैच करेंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रेबियल ऑमंड। विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? तो इसमें सही जवाब आपका होगा ए, वॉल्टर लिपमैन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब होगा ए, संरचनात्मक समूह। विकल्प संख्या ए। 38, यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना चाहिए? सही जवाब होगा डी, स्ट्रॉन्ग का। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 39, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसका है? सही जवाब होगा गार्नर का। विकल्प आपका इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? तो जिस देश के समूहों में एकात्मक संविधान है वो है विकल्प संख्या ए, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधानों में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाना है। यहाँ पर संघात्मक संविधान की विशेषता आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें उपयुक्त होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसमें सही जवाब आपका होगा बी, सिक्किम।
व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि 35th अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों से परिचालित होता है वे सिद्धांत कौन से हैं? यानी अध्यक्षात्मक शासन सरकार में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 44 में है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण आपको बताने हैं। विकल्प आपका इसमें हो जाएगा डी, यह कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो इसमें सही जवाब होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब आपका होगा बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संघ को स्थापित करने का जो प्रस्ताव लाया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई थी? सही जवाब होगा सी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई थी। आपको बताते चलें कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित होंगी और वह विवेकानुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा को उन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार देता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो सही जवाब होगा आपका बी, विकल्प संख्या बी, न्यायिक व्याख्या। आपको बताते चलें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पश्चातवर्ती सभी वादों में उसी सिद्धांत की न्यायिक व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला और आज की इस अभ्यास सीरीज का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है किस अनुच्छेद में? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ए, 19(1) अ में इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आपने देखा वो 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही आप अपनी तैयारी को एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर तक हो चुकी है। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।